हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सरोजबाला, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है नदी के कार्य। नदी के अपर्दन तथा निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। इंट्रोडक्शन। नदी स्थलाकृतियों के निर्माण के नदी का अपर्दन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है कि स्थल पर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनके निर्माण में नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नदी अपनी युवावस्था में मुख्यतः अपर्दन का कार्य ही करती है। यह अवस्था मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से नदी का उद्गम होता है और जैसे ही नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है वैसे ही वो अपर्दन की क्रिया करना शुरू कर देती है। वह अपनी घाटी में निम्न कटाव, जब वो अपर्दन करती है तो अपनी घाटी में कटाव करती रहती है। निम्न कटाव करती है, क्षैतिज कटाव करती है तथा शीर्ष कटाव करती है, और जिससे कि नदी घाटियों में परिवर्तन आ जाता है। जब वह कटाव करती है तो इन तीनों ही प्रक्रियाओं से घाटी या तो गहरी होती है या चौड़ी तथा लंबी होती जाती है। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी बनती रहती हैं। अब अपर्दन की जो विधि है, अपर्दन किन किन विधियों के द्वारा होता है, वो उसके लिए हमें अपर्दन की विधियों को जानना जरूरी है। तो नदी की जो अपर्दन क्रिया है वो निम्नलिखित 4 विधियों से होती है। सबसे पहले है संक्षारण क्रिया। जल के पदार्थों को घुलने की, जल के जल जो है वो उसमें पदार्थों को घोलने की जो शक्ति होती है, अतः प्रवाहित जल प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में अपने मार्ग की चट्टानों को घोलकर समुद्र में ले जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब नदी अपर्दन कार्य करती है तो जब नदी का जल बहता है तो वो अपने जल के साथ नदी मार्ग में आने वाली विभिन्न चट्टानों को अपने जल में घोलकर समुद्र में ले जाती है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 बिलियन टन खनिज पदार्थ हर वर्ष घोल के रूप में नदियां स्थल से समुद्र में पहुंचाती हैं, ले जाती हैं अपर्दित निक्षेपित करके। दूसरी विधि है अपर्दन की जलीय दाब की क्रिया। बहते हुए जल में दबाव होता है। जब कभी नदी जोड़ वाली चट्टानों से होकर गुजरती है, अर्थात जब नदी का जल त्रिव्रति से बहता है तो वो जिन क्षेत्रों से गुजरता है उन क्षेत्रों की चट्टानों को अपने साथ भाकर ले जाता है, और जल की जो रगड़ और दबाव के कारण जो जोड़ वाली चट्टानें होते हैं उनके बड़े बड़े टुकड़े टूटकर धारा के साथ बहने लग जाते हैं। जल की दाब क्रिया से किनारे के पदार्थ भी ढीले पड़ जाते हैं और अंत में नदी के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। अपर्दन की तीसरी विधि है अपघर्षण की। बहते हुए जल में जब नदी का जल बहता है तो कठोर चट्टानी रोड़े भूमि को काटने में यंत्र का काम करती हैं। तो उसके जल के साथ जो कठोर चट्टानें बहती हैं वो जब बहती हैं तो उसके मार्ग में जो भूमि आती है तो उस भूमि को एक यंत्र के रूप में काटना शुरू करती हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं वो तेज़ धार वाली होती हैं, जो क्या करती हैं, कोमल चट्टानों को खुरच कर या काट कर तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। एवं कठोर चट्टानें जो हैं, कोमल चट्टानें तो टूटकर नदी के जल के साथ ही बहने लगती हैं, जबकि कठोर चट्टानें जो होती हैं वो कठोर होने के कारण टूटती नहीं, लेकिन उनमें घिसका कर उनको क्या कर देती हैं, वो चिकना कर देती हैं। इस प्रकार नदी घाटी के चौड़े व गहरे होने के पीछे भी अपघर्षण ही एकमात्र कारण है। चौथी विधि है अपर्दन की सन्निघर्षण। ये क्या करते हैं कि यह एक यांत्रिक अपर्दन का रूप है। इसमें नदी द्वारा प्रवाहित जो चट्टानें हैं, नदी के द्वारा जो चट्टानें बहकर आ रही हैं, वो क्या करती हैं, रोडे एवं गोलासम घाटी की जो कठोर शैलें हैं उनके पारस्परिक घर्षण द्वारा खिसकते रहते हैं, और इस क्रिया से धीरे धीरे चट्टानों का चूरा, बजरी और अंत में बालू का रूप ले लेता है।
तो ये चारों विधियां थी अपरदन की, जिसके द्वारा नदी अपने जल के द्वारा मार्ग में आने वाली कठोर और कोमल चट्टानों को अपरदित करती रहती हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है नदी की अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो जब नदी बहती है तो अपने जल के द्वारा कोमल और कठोर चट्टानों को काटती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनमें सबसे पहली स्थलाकृति है गार्ज या महाखंड। गार्ज जो है वो नदी की अपरदन क्रिया में की जो है बाल्य अवस्था है और इसमें नदी जो है वो अपनी बाल्य अवस्था में जब वो बहने लगती है पर्वतीय क्षेत्रों से, जब उसका उद्गम होता है तो वो अपनी घाटी को काट कर गहरा करना शुरू करती है, जिससे भूतल पर संकरी व गहरी घाटियों का निर्माण होता है और इसे हम गार्ज कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब नदियाँ ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में कठोर चट्टानों पर बहती हैं और नदियाँ चट्टानों को कठोर होने के कारण काट नहीं पाती तो क्या करती हैं, वो अपनी घाटी को गहरा करती हैं। ये जो अपरदन होता है वो लंबवत होता है, यानी कि वे अपने तल को गहरा करती हैं। अपने तल को तो गहरा करेंगी कठोर चट्टान होने के कारण, लेकिन घाटी को गहरा नहीं करती, जिससे आकार की घाटी का जो है वो निर्माण होता है और जिसे गार्ज आई की आकार के घाटी का निर्माण होता है, जिसे गार्ज कहते हैं। ये नदियाँ अपने किनारों को चौड़ा नहीं कर पाती, बल्कि चट्टान दोनों ओर पहले की चट्टानों को चौड़ा करती हैं, घाटी को चौड़ा करना शुरू कर देती है। दूसरा है हमारा कैनियन। जो गार्ज था, गार्ज का ही विस्तृत रूप कैनियन होता है। इसमें क्या होता है कि यह उन क्षेत्रों में बनती है यह आकृति जहाँ की जलवायु शुष्क होती है तथा साथ यह पहाड़ी क्षेत्र भी होते हैं, लेकिन इनकी चट्टानें ज़्यादा कठोर नहीं होती। वैसे तो कैनियन जो होता है वो गार्ज का ही एक विस्तृत रूप होता है, लेकिन इनमें फिर भी इन दोनों में थोड़ा अंतर है। गार्ज क्या है कि गार्ज में तो दोनों किनारे बहुत ही तीव्र होते हैं, साथ ही गार्ज की चौड़ाई तल से लेकर ऊपरी भाग तक एक समान होती है, लेकिन जो कैनियन है उसमें तल संकरा होता है और इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या होगा, थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और विश्व का जो प्रमुख कैनियन है वो यूएसए में कोलोराडो के शुष्क पठार पर कोलोराडो नदी के कोलोराडो कैनियन का निर्माण करता है। ठीक है। तीसरी जो अपरदन द्वारा जो आकृति बनती है वो है वी आकार की घाटी। कुछ समय के पश्चात जल की तीव्र गति के कारण नदी अपने तल के साथ साथ क्या करती है, तल के साथ साथ किनारों को खुरचना आरंभ कर देती है, जिससे घाटी संकरी और गहरी आकार की हो जाती है। और यह देखने में कैसे होती है, अंग्रेजी का जो अक्षर वी होता है उसके समान ये आकृति दिखाई देती है और इसी कारण से ये वी आकार की दिखाई देती है, तो इसी कारण से इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। घाटी का निरंतर विकास होता रहता है और जिसमें क्षैतिज अपरदन कम, और इस प्रकार की घाटी में क्या होता है, इसका निरंतर नदी जो है बहती रहेगी, इसका निरंतर विकास करती रहेगी, जिसमें इसमें क्षैतिज अपरदन तो कम होगा लेकिन लंबवत अपरदन जो है वो अधिक होता है। चौथी जो आकृति बनाती है नदी वो है जलगर्तिका। जलगर्तिका क्या है कि नदी जब बहती है तो अपने प्रभाव से आने वाली जो मार्ग में जो कोमल चट्टानें आती हैं उनको क्या करती है, कोमल चट्टानों के टुकड़ों को लुढ़का कर शिलाखंडों के कारण लुढ़का देती है और जो लुढ़के हुए शिलाखंड हैं उनके कारण उस स्थान पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। जब नदी उस क्षेत्र से गुजरती है तो क्या करती है, दोबारा से नदी उस क्षेत्र से गुजरती है तो उन गड्ढों में नदी का जल भर जाता है और वो जल जो है वो भंवर के रूप में उसमें उछलता रहता है और मिट्टी
उखाड़ कर ऊपर ले जाता है। इससे क्या होता है कि ये गड्ढे गहरे व बेलनाकार हो जाते हैं, जिसे जलज कर्तिका कहते हैं। जल के साथ पत्थर के टुकड़े भी अंदर जाते हैं और जो गड्ढों को खोदने में सहायता करते हैं। बहुत बड़े गड्ढों को अवनमन कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, अगला इसमें है हमारा जो स्थलाकृतियाँ बनाती हैं वो है नदी संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान में क्या आएगा कि जब नदी जो है के मार्ग में कोमल और कठोर चट्टानें एक संरचना एक क्रम के रूप में आती हैं, तो नदियाँ क्या करती हैं, कोमल चट्टानों को तो तोड़ देती हैं या अपने साथ आसानी से बहाकर ले जाती हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अपरदित नहीं होती, वो अपने स्थान पर वैसे के वैसे खड़ी रहती हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे जो आकृति बनती है उसको हम संरचनात्मक सोपान कहते हैं। अगला है जो आकृति बनती है वो है जलप्रपात या झरना। ये आकृति कैसे बनती है, जब नदी का तल कोमल तथा कठोर चट्टानों से बना हुआ होता है तो कोमल चट्टानें शीघ्र ही अपरदित हो जाती हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं वो वैसी ही रहती हैं। कोमल चट्टानों के घिस जाने से नदी का जल बहुत अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, जिसे जलप्रपात कहते हैं। चट्टानों की स्थिति के अनुसार जलप्रपात जो है वो निम्नलिखित विधियों से बनता है। मतलब जो कोमल और कठोर चट्टानें हैं नदी के मार्ग में विभिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, सामने आएंगी, तो उस विधि से ही जलप्रपात बनेगा। सबसे पहले नंबर 1, जब कठोर शैल कोमल शैल पर क्षैतिज दिशा में बिछी होती है, तो कठोर शैल की अपेक्षा कोमल शैल जो है उसका अपरदन अधिक होता है और ऊर्ध्वाधर ढाल का निर्माण होता है, और जिससे क्या होता है कि इससे नदी का जल जब नीचे गिरता है तो नदी का जल जब नीचे गिरने लगता है तो जलप्रपात बन जाते हैं। ऐसे जलप्रपात अस्थायी प्रकृति के होते हैं और पीछे की ओर हटते रहते हैं। दूसरा है कि जब कठोर शैल की पट्टी नदी प्रवाह की दिशा में आ खड़ी होती है, इसका अपरदन उसके नीचे वाले शैलों में के घिस जाने के बाद ही शुरू होता है और इससे कठोर शैल के नीचे का ढाल खड़ा रह जाता है, जिससे कि जो आकृति बनती है या उसको हम जलप्रपात कहते हैं। तीसरी है कारण है कि जब नदी घाटी में शैलों के बीच किसी कठोर शैल की पट्टी लंबवत स्थिति में होती है तो कोमल शैल सरलता से अपरदित होती जाती है, किंतु जो कठोर शैल है वो क्या होगी, वैसे की वैसे खड़ी रहती है। कहने का मतलब वो ये है कि कोमल शैल तो शीघ्र अपरदित हो जाएगी, लेकिन कठोर शैल वैसी की वैसी खड़ी रहेगी, और नदी का जल जब उसके ऊपर से गिरेगा तो वो एक झरने के रूप में गिरता है, जिसे हम जलप्रपात कहते हैं। ऐसे जलप्रपात लंबे समय तक अपनी जगह पर बने रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी जलप्रपात भी कहा जाता है। और इस प्रकार के जलप्रपात जो हैं वो दक्षिणी भारत के जोग जलप्रपात तथा शिव समुद्र प्रपात इसी प्रकार से बने हुए होते हैं। अगला है संप्राय मैदान। संप्राय मैदान कौन सा होता है, संप्राय मैदान जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है तो अपना जल क्या करती है, वो के साथ जो अवसाद बहाकर लाती है वो ढाल बंद होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में जमा करने लग जाती है, और जिससे जो आकृति स्थलाकृति बनती है उसको हम संप्राय मैदान कहते हैं। ये तो थी नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। दूसरा है नदी का परिवहन कार्य। नदी जो है वो परिवहन कार्य दो प्रकार से करती है। एक तो नदी के जल का वेग, कि अगर नदी के जल का वेग अधिक है, गति तीव्र है, तो नदी अपने साथ अपवर्तित पदार्थों को अधिक मात्रा में ले जाएगी। अगर नदी का वेग कम है तो कम मात्रा में। दूसरा, नदी के जलोढ़क की मात्रा तथा आकार।
कि नदी में जो जलोढ़क हैं या नदी जिन अवसादों को लेकर जा रही है उनकी मात्रा और उनकी आकार निर्भर करता है कि अगर जलोढ़कों की मात्रा अधिक है तो वो अधिक दूरी तक नहीं ले जा पाएंगे और कम दूरी पर ही उसको अपरदित कर देंगे, जमाव कर देंगे। आगे है नदी का निक्षेपण कार्यों तथा संबंधित स्थलाकृतियाँ। नदी की निक्षेपण कार्य तथा संबंधित स्थलाकृतियाँ। नदी के निक्षेपण कार्यों से भी निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले है जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति एकदम मंद हो जाती है और जिससे कि जल की गति भी मंद हो जाएगी। और इससे नदी में जब नदी के जल की गति कम हो जाती है, मंद हो जाती है, तो वो जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं उनका जमाव करना शुरू कर देती है। वो उनको दूसरे स्थान पर ले जाने में असमर्थ होती हैं। परिणाम स्वरूप नदी अपने नद भार को पर्वतीय कंदरा के बाहर एक अर्धचंद्राकार अथवा अर्धवृत्ताकार रूप में फैला देती हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख की चोटी कंदरा के मुख पर होती है। यहाँ पर नदी अपने आप को कई शाखाओं में बांट लेती है और जलोढ़ पंखों के अनेक उदाहरण जैसे हिमालय, एंडीज, आल्प्स पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में मिलते हैं। दूसरी जो आकृति बनाती है गिरिपथीय मैदान की बनाती है कि मैदानी भागों में नदी जो है अपने अवसाद को जमा कर देती है और जिससे जो मैदान बनता है वो गिरिपथीय मैदान होता है। अगला है नदी विसर्ग अथवा गोकुल झील कि जब नदी समतल मैदानों में बहती है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि या फिर कई बार उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो भी वह अपना चलने की दिशा जो है वो मोड़ लेती है और इन मोड़ों के अवतल किनारों पर नदी का वेग अधिक होता है, जबकि जो उत्तल किनारे हैं उन पर नदी अवतल किनारों पर अपरदित करती है और उत्तल किनारों पर निक्षेपण कार्य करती है। अतः एक बार मोड़ पर जाने पर उसमें वृद्धि हो जाती है और जब नदी में कई मोड़ पड़ जाते हैं तो वह एक सांप की भांति बल खाती हुई दिखाई देती है, जिसी कारण इसको हम नदी विसर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट है निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध। नदी का वेग किनारों पर जब कम अथवा मध्यम में अधिक होता है, किनारों पर तो कम और उसके मध्यम में अधिक होता है। अतः मैदानी भागों में नदी अपने तलछट का बहुत सा भाग किनारों पर जमा करती है। किनारों पर निरंतर तलछट के जमाव से वे ऊंचे हो जाते हैं और उनकी आकृति बांधों जैसी होती है। प्रकृति द्वारा बनाए गए नदी के उन बांधों के आकार के किनारों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अगला है बाढ़ के मैदान। जब कभी वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी का जल जो है वो क्या करता है, प्राकृतिक तटबंधों को पार करने में असमर्थ होता है। मतलब अगर कभी बाढ़ आ जाती है तो जो प्राकृतिक तटबंध बने हुए थे उनको नदी का जल पार करने में असमर्थ होता है, तो वो क्या करेगा, उन तटबंधों को तोड़ देता है और नदी का जल जो है वो पूरा बाहर आ जाता है और बाढ़ जो अपने साथ अवसाद बहाकर लेके आई थी वो उनको जमा करना शुरू कर देती है और इस प्रकार जो विस्तृत उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है उस मैदान को हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। जो ये बाढ़ का मैदान है वो भारत में गंगा का मैदान तथा चीन में हांगहो का मैदान है। लास्ट है अपरदन निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृति डेल्टा। ये निक्षेपण की अंतिम और नदी की अंतिम स्थलाकृति है। जब नदी अपने मैदानी भाग से समुद्र में मिलती है
तो समुद्र के किनारे पर जब वो आती है, नदी का मुहाने पर अपने साथ लाई गई मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को जमा करती है। तो जब वो नदी के या समुद्र के किनारे पर आती है तो नदी का वेग एकदम से धीमा हो जाता है, जिससे कि वो विभिन्न शाखाओं में बट जाती है और अवसादों को भी विभिन्न शाखाओं में जमा कर देती है, और जैसे उसकी एक त्रिभुज के समान उसकी आकृति बन जाती है। धीरे धीरे उसके मुहानों पर मिट्टी की परत के ऊपर परत जमती चली जाती है और मुहाना चीर कर नई दलदली भूमि समुद्र में से बाहर निकल जाती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की भूमि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सबसे बड़े डेल्टा स्थल से घिरे समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए भूमध्य सागर में गिरने वाली नील, रोम नदियाँ, एड्रियाटिक सागर में गिरने वाली पो नदी, काले सागर में गिरने वाली डैन्यूब, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली मिसिसिपी आदि नदियाँ डेल्टा के उदाहरण हैं। और भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं? कि अपरदन और निक्षेपण कौन कौन करता है? नंबर 1 प्रवाहित जल, नंबर 2 भूमिगत जल, नंबर 3 हिमनद और नंबर 4 पवन। तो अपरदन और निक्षेपण का कार्य प्रवाहित नदी भी करती है, हिमनदी भी करती हैं, भूमिगत जल भी करता है और पवन भी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, नदियों द्वारा प्रवाहित जल की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव के द्वारा जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन है हमारे तरुणावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में या बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा युवावस्था में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक निर्माण के कारक के द्वारा संप्राय मैदान का विकास होता है? ऑप्शन है नंबर 1 हिमनद, नंबर 2 प्रवाहित जल, नंबर 3 भूमिगत जल, नंबर 4 पवन। तो इसका सही आंसर है प्रवाहित जल। चौथा क्वेश्चन है, प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूप संबंधित विशेषताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है युवावस्था, उथली वी आकार की घाटी, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, प्राकृतिक तटबंध और तीसरा है वृद्धावस्था, गोखुर झील। इसका सही आंसर पहला है युवावस्था, उथली वी आकार की घाटी। आगे देखो, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप बनी हैं? कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनी हैं? गार्ज, गंभीरभूत विसर्प, कैनियन और वेदिकाएं। तो गार्ज भी अपरदन द्वारा निर्मित है, कैनियन भी अपरदन द्वारा, नदी वेदिकाएं भी, लेकिन जो गंभीरभूत विसर्प जो है वो निक्षेपण क्रिया द्वारा मैदानी भागों में बनती है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल गीर्तिका को परिभाषित करता है? नदी निक्षेपित भाड़ के मैदान में लंबवत अपरदन, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में अपरदन। तो इसका सही आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में नदी अपरदन। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है? निक्षेपण से कौन कौन सी बनी है? जलोढ़ भी निक्षेपण से बनी है, दूसरा डेल्टा भी निक्षेपण से बना है, तीसरा प्राकृतिक तटबंध भी निक्षेपण से बना है, चौथा नदी वेदिकाएं अपरदन क्रिया द्वारा बनी है। तो इसका सही आंसर है पहला जलोढ़, दूसरा डेल्टा और प्राकृतिक तटबंध। तीनों इसके सही आंसर है, लेकिन नदी वेदिका इसका गलत आंसर है।